नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक। अब तक 11 करोड़ 30 लाख कोविड नमूनों की रिकॉर्ड जांच की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया और तीसरा महिला T20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट आज शाम शारजाह में। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में राज्य के 15 जिलों की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के लिए भी उपचुनाव 7 नवंबर को ही होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चंपारण क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे लौरिया और नरकटियागंज में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर में, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहरसा, मधुबनी, कटिहार और दरभंगा में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज के कोचा धामन और ठाकुरगंज की जनसभाओं में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की 1 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इनसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। किशनगंज के बहादुरगंज की एक जनसभा में श्री यादव ने कहा कि उन्हें पता है कि बिहार के लोगों को अभी क्या चाहिए। विपक्षी दलों के नेता भी अंतिम चरण के चुनाव में धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पूर्णिया जिले में धमदाहा में एक चुनाव सभा में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बिना किसी बाधा के कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई धनराशि हस्तांतरण व्यवस्था के तहत सीधे लाभार्थियों को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मधेपुरा के बिहारीगंज में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी 3 कानून किसान विरोधी हैं। श्री गांधी ने कहा कि अंततः इन कानूनों से किसान बड़े बिचौलियों के हाथों में फंस जाएंगे, क्योंकि स्थानीय कृषि बाजारों को नष्ट कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले गए। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। 54% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 243 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ था। बिहार के साथ कल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड की 54 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में 56.85% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार डांग अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 74.71% मतदान हुआ,
कर्नाटक में सिरा और आरआर नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश में कल 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भारी मतदान को अपने पक्ष में जनसमर्थन बताया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश की आगर और बदनावर सीटों पर 83% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 48% मतदान ग्वालियर पूर्व में दर्ज किया गया है। राज्य के 19 जिलों की इन 28 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 73% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 66% मतदान दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी मतदाताओं को इस भारी मतदान के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसे लोगों और लोकतंत्र की जीत बताया है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर भाजपा पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप होती है और उसे हैक किया जा सकता है। इस पर पलटवार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 2018 के चुनाव में भी ईवीएम का उपयोग किया गया था, जिसमें कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं और उसने सरकार भी बनाई थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। इस बार के चुनाव में लगभग 67% मतदान हुआ, जो इस सदी में सर्वाधिक है। देश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा और मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाता एकत्र हुए। परिणाम की घोषणा के बाद हिंसा की आशंकाओं के मद्देनजर व्हाइट हाउस, सरकारी भवनों और मुख्य बाजारों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। मतगणना के शुरुआती संकेतों के अनुसार बाइडेन अरिजोना, मिनेसोटा, न्यू हैम्पशायर में आगे चल रहे हैं, जबकि ट्रंप जॉर्जिया, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और टेक्सास में आगे चल रहे हैं। उधर परिणाम आने से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जीत की घोषणा की है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब तक मिले परिणाम उत्साहवर्धक हैं और उनके समर्थकों को एक बड़े जश्न की तैयारी करनी चाहिए। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything. The results tonight have been phenomenal. The citizens of this country have come out in record numbers to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. It's also clear that we have won Georgia. इससे पहले आज सुबह अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी पर उनसे जबरदस्ती जीत को छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो मतगणना प्रक्रिया के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने समर्थकों से निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की है। डेलावेयर में अपने गृहनगर विल्मिंगटन में समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि वो ही ये चुनाव जीतेंगे। It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And folks, you heard me say it before. Keep the faith, guys. We're going to win this. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए मरीज सामने आए। रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के 6.5% से भी कम हो गई है। देश में इस समय करीब 5,33,000 कोरोना के मरीज हैं। सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर 1.49% रह गई है। देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
कोविड संबंधी समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के साथ ही चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं के संयुक्त प्रयास से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण से 514 लोगों की मृत्यु हुई। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले 24 घंटों में करीब 12,10,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ कुल जांच की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 30 लाख हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुनियोजित तरीके से जांच सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जिससे भारत में प्रतिदिन जांच की क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। पुणे में इस वर्ष जनवरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सिर्फ एक परीक्षण प्रयोगशाला थी। आज देश में कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए 2045 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1134 सरकारी और 911 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। कर्नाटक में कोविड महामारी की चपेट में आए 30 जिलों में सेरो सर्वेक्षण करवाया गया है। 3 और 16 सितंबर को 16,585 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 27.3% मामलों में संक्रमण पाया गया और कोविड-19 से मरने वालों की दर 0.05% रही। कुल नमूनों में से 15,624 लोगों के मामलों में नतीजों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 3 प्रकार के समूह को अलग अलग सर्वे में शामिल किया गया है। पहले लो रिस्क ग्रुप जैसे गर्भवती स्त्री और आउट पेशेंट, मॉडरेट रिस्क ग्रुप जैसे कि बस कंडक्टर, रेडी वाले और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले, और तीसरा समूह हाई रिस्क में आता है जैसे बुजुर्ग जिन्हें श्वास और हृदय संबंधी बीमारी है। इनका 3 प्रकार का टेस्ट किया गया, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट। सर्वे का नतीजा ये रहा कि कोविड संक्रमण बढ़ने वाले जिलों का पूर्व अनुमान संभव हो पाया है। जिस जिलों में संक्रमण के फैलने की संभावना ज्यादा है, उनमें सेरो सर्वेलेंस की व्यवस्था डालकर वायरल इन्फेक्शन पर नजर रखने का सुझाव दिया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ में कोविड के रोगियों के इलाज के लिए आरक्षित वाईसीएम अस्पताल को अब गैर कोविड रोगियों के लिए भी खोल दिया गया है। नगर आयुक्त श्रवण हार्डिकर ने बताया कि अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों का 50% हिस्सा कोविड रोगियों के लिए आरक्षित किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि ये मरीज कोरोना संक्रमित रोगियों के संपर्क में न आएं। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ सोलापुर जिला प्रशासन ने जिले में 3 कोविड समर्पित सुविधाओं को बंद करने का निर्णय किया है। ओडिशा में कोविड-19 के सक्रिय मामले घटकर 13,919 रह गए हैं। आज 1,474 नए मामले सामने आए, जबकि 1,462 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,80,553 हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,95,889 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है। कल 2,435 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 669 चेन्नई के हैं। तमिलनाडु में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 7 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण पुष्टि की दर कम होकर 3.5% पर आ गए हैं। RT-PCR जांच के नतीजे भी लगभग 10 घंटे में आ जाते हैं, जबकि पहले इनके लिए 4 दिन इंतजार करना पड़ता था। लगभग 80% जांच सरकारी प्रयोगशालाओं में निःशुल्क की गई हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन के अनुसार 1,000 से अधिक उपचाराधीन रोगियों वाले जिलों में स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में अधिक हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से जय सिंह। गुजरात में कल 954 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 90.78% तक पहुंच गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,75,633 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,59,448 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,197 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 62,10,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 198 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 166 मामले सामने आए। कल 6 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान
गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,734 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने दावा किया है कि संक्रमण के मामलों में कमी के चलते राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाई की मांग में भी काफी कमी आई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 137 नए मामले सामने आए, जबकि 112 मरीज ठीक हुए। राज्य में कल 3 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई, जिन्हें मिलाकर राज्य में मरने वालों की संख्या 350 हो गई है। वहां कोविड से ठीक होने वालों की दर 94% से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक लगभग 31,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से 29,400 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। 1,206 रोगियों का उपचार चल रहा है। मिजोरम में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आइजोल नगरपालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को इस महीने की 9 तारीख के लिए बढ़ा दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में विशेषकर आइजोल नगर में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है। कोविड-19 दिशा निर्देश को कड़ाई से लागू करने के लिए राज्यव्यापी नो टॉलरेंस फोर्टनाइट भी मनाया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने इस महीने की 10 से 30 तारीख तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोविड की स्थिति के बीच पटाखे जलाने से होने वाले नुकसान को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वयं को बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चेहरे का मास्क बीमारी रोकने का एक प्रभावशाली तरीका है। हाथ की स्वच्छता रखना भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पानी अगर न उपलब्ध हो तो हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तियों को अपनी आंख, नाक, मुंह को अनचाहे हाथों से छूने से बचना चाहिए। सामाजिक दूरी बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है। इसके कुछ नियम है। जितना हो सके घर पे ही रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर या 6 फीट का शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और सुदूर स्थानों की यात्रा से भी बचना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2-331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हुई। अब तक 11 करोड़ 30 लाख कोविड नमूनों की रिकॉर्ड जांच। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया। और तीसरा महिला T20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट आज शाम शारजाह में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। ये समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है। समिति द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव में परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और परमाणु खतरे को कम करना शामिल है। इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध संबंधी प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित था। इनमें निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन की बात कही गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार के प्रयोग पर रोक लगाई जा सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कल जिला पंचायत चुनाव अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदयेश कुमार, मंडल आयुक्त पांडुरंग पोल, संजीव वर्मा और
सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज शीतल नंदा ने भाग लिया। समीक्षा बैठक में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सभी जिलों के पंचायत चुनाव अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम आरक्षण अधिसूचना भी जारी की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिला विकास परिषद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू के संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने कल सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों के साथ एक वीडियो बैठक की। इस बैठक में इन जिलों में बंकरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि अब तक संभाग में 7,777 बंकरों का निर्माण हो चुका है। इनमें से 6,839 बंकर व्यक्तिगत और 938 सामुदायिक प्रयोग के लिए हैं। 334 बंकर निर्माणाधीन हैं। सांबा में 1,569, जम्मू में 1,161, कठुआ में 1,519, राजौरी में 2,603 और पुंछ जिले में 925 बंकरों का निर्माण हो चुका है। बैठक में बंकरों के निर्माण में आने वाली बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि बंकरों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर और वास्तुकार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि अलीबाग पुलिस के एक दल ने गोस्वामी को उनके निवास से गिरफ्तार किया। 2018 में एक वास्तुकार और उसकी मां ने गोस्वामी के टीवी चैनल द्वारा कथित भुगतान की अदायगी न करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इस वर्ष मई में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी थी कि वास्तुकार अन्वय नाइक की पुत्री अदन्या नाइक की शिकायत पर इस मामले की फिर से जांच का आदेश दिया गया। श्री देशमुख ने कहा कि वास्तुकार की पुत्री ने आरोप लगाया था कि अलीबाग पुलिस ने उस मामले की छानबीन नहीं की, जिसके कारण उनके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भारतीय पत्रकारिता के लिए एक काला दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा संबित पात्रा ने इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने लोकतंत्र को एक बार फिर शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर हमला है। उन्होंने कहा कि ये हमें आपातकाल की याद दिलाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले का विरोध किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रेस के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये घटना आपातकाल की याद दिलाती है, जब पत्रकारों के साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ था। उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये पार्टी महाराष्ट्र में तानाशाही और आपातकाल की मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। विदेश मंत्री ने इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि जो लोग पत्रकारिता की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस मामले में अपनी आवाज उठानी चाहिए। रेल मंत्री ने भी महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये फांसीवादी कदम अघोषित आपातकाल का संकेत है। उधर श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि मीडिया के जो लोग आज अर्नब के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं, वे फांसीवाद के मूक समर्थक हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस गिरफ्तारी की भर्त्सना करते हुए कहा कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज को दबाने का एक प्रयास है। Such dastardly action against the press, against the people who dissent, is an attack on the fundamental right of not only the press, the reporters, the editors, but also is an attack on the fundamental right of the core of this democracy called India. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई न्यायालय के आदेश के पालन में की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तीसरा महिला T20 चैलेंज आज शाम शारजाह में शुरू हो रहा है, जिसमें पिछली बार की चैंपियन सुपरनोवाज का मुकाबला वेलोसिटी से होगा। भारत की T20I की कप्तान हरमनप्रीत कौर पूर्व चैंपियन सुपरनोवाज का नेतृत्व करेंगी, जबकि मिताली राज के नेतृत्व में वेलोसिटी की टीम मैदान में उतरेगी। पिछले संस्करणों के तहत ये टूर्नामेंट IPL प्लेऑफ के दौरान हो रहा है। 3 टीमों सुपरनोवा, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर को शारजाह में 3 मैच खेलने हैं, जिसमें फाइनल 9 नवंबर को उसी स्थान पर होगा। 3 मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। एकमात्र मैच कल दिन में होगा, जो दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। शारजाह में कल IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने बिना कोई विकेट खोए 17 ओवर और 1 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कल प्लेऑफ के पहले मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सांगली के ग्रामवासी संपतराव पवार को अग्रणी नदी को पुनर्जीवित करने के उपायों में योगदान के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये नदी कीचड़ मिट्टी और झाड़ियों के कारण विलुप्त हो गई थी। सांगली जिले के खानापुर तहसील में तामखड़ी गांव से निकलने वाली कृष्णा नदी की एक उपनदी है अग्रणी। सांगली जिले के 5 तहसीलों के 107 गांव इस नदी के क्षेत्र में आते हैं। अग्रणी नदी कीचड़, मिट्टी और झाड़ियों के कारण गायब हो गई थी। वर्ष 2013 में जलयुक्त शिवार अभियान के तहत इस नदी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। संपतराव पवार जी के मार्गदर्शन में बलवड़ी और बेड़ापुर के ग्रामस्थों ने एक बांध बनाया और अग्रणी पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत हुई। जन भागीदारी से शुरू हुआ ये काम जल्द ही पूरा हुआ और बरसों तक थमी हुई नदी बहने लगी। संपतराव पवार की अगुवाई में किया गया ये सराहनीय कार्य निश्चित ही अन्य लोगों को भी नदियों के पुनर्जीवन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। सांगली से शिवाजी कांबळे के साथ मैं माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध छाई रहेगी। तापमान 11 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई, कोलकाता में आमतौर पर हल्के बादल छाए रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान साफ रहेगा। वहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में सुबह के समय आसमान आमतौर पर साफ रहा। दिन में दोपहर बाद और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। तापमान 1 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। देहरादून, चंडीगढ़, अहमदाबाद और पटना में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, जबकि हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गुवाहाटी में तापमान 22 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मैं सविता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक। अब तक 11 करोड़ 30 लाख कोविड नमूनों की रिकॉर्ड जांच की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया। और तीसरा महिला T20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट आज शाम शारजाह में होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।